रिसेंटली मैं इमैनुअल कांट की बुक पढ़ रहा था, ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर था, तो उस बुक में मुझे बहुत सी चीज़ें इंट्रिगिंग लगी, तो वो आपसे मैं कुछ शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें। कांट का मानना ये था कि हम दुनिया को अपने आइज़ से, माइंड से देखते समझते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि जो हम देखते समझते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही रियलिटी हो। रियलिटी अपने आप में क्या है, ट्रुथ अपने आप में क्या है, ये हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। कांट का बेसिकली कहना ये है। मान लो जैसे हम अपने माइंड और आइज़ है, इसके थ्रू दुनिया को देखते हैं। मान लो हमारे आइज़ माइंड एक चश्मा है, एक मान लो नीला चश्मा है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं, और हम इसी चश्मे के साथ पैदा हुए हैं। तो हमें अब दुनिया में जो भी दिखाई देगा वो नीला ही दिखाई देगा, हमें दुनिया नीली दिखाई देगी। लेकिन कांट कहता है कि दुनिया का असली कलर क्या है ये हम नहीं समझ सकते हैं, ये हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमें जो चश्मा हमारा दिखा रहा है वही हमारे लिए रियलिटी है। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ज़रूरी नहीं है कि नीला वर्ल्ड ही हो, राइट। मान लो मुझे सामने पेड़ दिख रहा है, तो मुझे सामने एक ग्रीन पेड़ मुझे सामने पेड़ दिख रहा है जो कि हरा है, तो मैं कहता हूँ ये हरा पेड़ है। इसमें जो मुझे कलर दिख रहा है, मुझे कलर परसीव जो मैं कर रहा हूँ वो हरा है, राइट, ग्रीन कलर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिएचर्स और भी जो क्रिएचर्स हैं वो उस पेड़ के कलर को उसी तरह परसीव कर रहे हो जैसे हम कर रहे हो, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि बहुत सारे क्रिएचर्स का जो कलर का परसेप्शन है वो लिमिटेड होता है। तो मान लो कोई क्रिएचर है, उसको जो ट्री दिख रहा है वो शायद उसको ग्रे दिख रहा हो, वाइट दिख रहा हो, ब्लैक दिख रहा हो, तो उसके लिए रियलिटी क्या होगी? उसके लिए रियलिटी एक अलग परसेप्शन उसका हो गया। हमारे लिए रियलिटी है कि हमें जो ट्री दिख रहा है वो ग्रीन दिख रहा है, राइट। तो इसमें अल्टीमेट रियलिटी क्या है? इसमें अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ हम ये नहीं कह सकते कि जो हम देख रहे हैं, जो उसको हम जिस तरह से हम परसीव कर रहे हैं ट्री को, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो जिस तरह से कोई क्रिएचर उसको परसीव कर रहा है, जो ग्रीन परसीव नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, हो सकता है वो ब्लैक कर रहा हो, वाइट परसीव कर रहा हो, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये रियलिटी है, राइट। तो फिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है? तो कांट कहता है कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो बेसिकली अपीयरेंसेस है। हमें जो भी दिखाई देता है अपीयरेंसेस है, लेकिन इन अपीयरेंसेस के पीछे रियलिटी क्या है वो हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, राइट। तो कांट ने इन जिन चीज़ों को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं उसको उसने एक टर्म दिया, थिंग इन इटसेल्फ। मतलब अपने आप में कोई चीज़ क्या है हम ये नहीं समझ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का अपीयरेंस को समझ सकते हैं, बट उसकी अल्टीमेट रियलिटी क्या है ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है उसका कि कांट का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम जो भी परसीव करते हैं, हम जो भी देखते हैं वो अपने अपने चश्मों के थ्रू देखते हैं, या बेसिकली ये बोल लो कि अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देखते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें जो रियलिटी दिखाएगा हम उसी को रियलिटी मानते हैं, लेकिन किसी और का इंस्ट्रूमेंट उसे कुछ और रियलिटी दिखा रहा है तो उसके लिए रियलिटी बदल गई, राइट। तो अपने आप में रियलिटी क्या है फिर, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या है, डिपेंडेंट है अपने इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंडेंट। और हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारे माइंड, आइज़ जो हमें परसीव कराती हैं चीज़ों को, हम उस पर डिपेंडेंट है। अब किसी और का इंस्ट्रूमेंट बदल गया तो उसका परसीव करने का तरीका बदल गया, हमारा परसीव करने का तरीका अलग है। तो अपने आप में रियलिटी क्या है ये हम नहीं कह सकते। तो इट्स वेरी पावरफुल जो उसका मैसेज था इसमें कि थिंग इन इटसेल्फ, कोई चीज़ अपने आप में क्या है ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कांट की बुक में जो है वो है स्पेस एंड टाइम। कांट से पहले के जो फिलोसोफर्स थे उन सब का मानना ये था कि हम नॉलेज जो लेते हैं वो एक्सपीरियंस ही ले सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के हमें कोई नॉलेज नहीं मिल सकती है। लेकिन कांट का मानना ये था कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं जो हमें एक्सपीरियंस को समझने में मदद करती हैं, या एक्सपीरियंस करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं। और उसने इन चीज़ों का नाम दिया है स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कोई सामने से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। अभी वो गाड़ी वहाँ पे है, थोड़ी देर बाद वो गाड़ी यहाँ पे आ गई है, एक पोजीशन उसने चेंज कर लिया। बेसिकली पहले गाड़ी का स्पेस वो था, उस स्पेस में थी, अब वो गाड़ी इस स्पेस में है। तो एक तरह से स्पेस के कंसेप्ट से हमें पता लगा कि वहाँ से मूवमेंट हुई है कुछ, पहले स्पेस चेंज हो गया, अब पहले स्पेस कुछ और था, अब स्पेस कुछ और है, तो स्पेस चेंज हो गया। टाइम के कॉन्सेप्ट से हमें पता लगा कि गाड़ी कुछ देर पहले वहाँ थी, अब यहाँ आ गई है। बेसिकली टाइम, इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम से हमें पता लगा कि एट T1 गाड़ी वहाँ पे थी, एट T2 गाड़ी यहाँ पे आ गई है। दैट मीन्स स्पेस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट से हमें पता लगा कि गाड़ी मूव कर रही है, पोजीशन भी उसको चेंज हो रही है, और हमें एक इनर सेंस जो टाइम का भी एहसास हो रहा है कि भाई उस देर पहले वहाँ थी, अब यहाँ पे है। तो स्पेस एंड टाइम की वजह से हम इस गाड़ी के मूवमेंट का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ना हो तो हमें वो गाड़ी वहाँ पे स्टेशनरी खड़ी दिखाई देगी, मतलब एक जैसी वहीं पे एक ही पोजीशन पे खड़ी दिखाई देगी हमें। तो इसलिए स्पेस एंड टाइम का कांट के हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है कि
ये हमें एक्सपीरियंस को समझने में मदद करता है। अगर कोई चीज़ एक ही जगह पे है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि टाइम गुजर रहा है। जब वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव होती है तभी हमें टाइम गुजरने का एहसास होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी कांट की बुक में से, ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। तो बुक तो काफ़ी बड़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं।